हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्यों आज का जो वीडियो जो होने वाला है ये आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, तो ये वीडियो आपका जो समर्पित है वो बिहार सिमुलतला विद्यालय क्लास 6 के लिए जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 20 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा, तो वो उसी के लिए है। ठीक है, तो इसमें आपको हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जो आपको कवर करवाया जाएगा और उस टॉपिक का नाम है समास। समास से बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, इसी कारण से आज के वीडियो में कंप्लीट कर लीजिए कि समास क्या है, कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, ट्रिक से भी आपको बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से आप उसे पहचान सकते हैं। और देखिए एक चीज़ और, समाज से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल में तो करके पूछा ही जाता है। जैसे कहेगा कि नीलकंठ कौन सा समास है, धीरे धीरे कौन सा समास है, यथाशक्ति कौन सा समास है। इस तरह का क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। इसके अलावा जो आपका समास जो है उससे संबंधित जो परिभाषा है, तो परिभाषा से भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम पूरा समास को कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला वाले वीडियो में आपको संधि का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, किसका वीडियो आएगा आगे, आपका संधि का। ठीक है, मैं लॉन्ग में नहीं पढ़ाऊंगा, अभी शॉर्ट में ही पढ़ाऊंगा क्योंकि आपका ट्रिक चाहिए। ठीक है, आपको क्योंकि एग्ज़ाम में क्या ट्रिक काम करेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा समय नहीं बचा, इसी कारण से मैं जो मेन जो चीज़ है वो मैं सिर्फ बताऊंगा ताकि आपको एक बेहतर स्कोर आ सके, एक सेफ स्कोर आ सके। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप अगर स्किप करिएगा तो बीच में बहुत सारा कुछ ऐसा चीज़ है जो ट्रिक्स है जो छूट जाएगा। ठीक है, कुछ कोरिलेशन मेथड है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि देखिए अगर आप वीडियो को लाइक करिएगा या फिर शेयर करिएगा तो हमको अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हम और सारा वीडियो स्टूडेंट के लिए लाएँ। ठीक है, तो ज़रूर आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको कुछ समझना है इसके परिभाषा के बारे में। पहले आप ये समझ लीजिए कि समास होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लिख दिया हूँ, आप समझ लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ से आप पहले समझिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण करना, कम करना, घटाना। तो ये समास का इतना मतलब होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि संक्षिप्त मतलब होता है छोटा करना, घटाना होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ आप ये याद रखिएगा कि समास में जो होता है ना, शब्दों का विग्रह किया जाता है। ठीक है, मतलब उसको तोड़ा जाता है, विग्रह किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। लेकिन संधि में जोड़ किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस आपको कई बार पूछा गया है कि समास में शब्दों का क्या होता है, तो विग्रह होता है। लेकिन संधि में क्या होता है, तो जुटता है, उसमें जोड़ होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो समास का मतलब ही होता है क्या, संक्षिप्तीकरण करना, छोटा करना। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ राजपुत्र। ठीक है, मैं क्या बोलूँ, राजपुत्र। तो राजपुत्र कहने का मतलब ये हो गया, जब इसे आप विग्रह करिएगा तो यानी राजा का पुत्र, इसका मतलब क्या निकलेगा, राजा का पुत्र। तो देखिए ये एक शब्द दिया हुआ है और जब मैंने इसको विग्रह किया तो सब अलग हो गया, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। ठीक है, चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, समास के भेद। तो समास के भेद को याद रखने के लिए देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, अब तक दो दिन। ठीक है, एक ट्रिक आप याद रखिएगा, अब तक, अब तक दो दिन, ये ट्रिक है। ये ट्रिक को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको मेन चीज़ बताया जा रहा है ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फेस हो सके, क्वेश्चन आप सही से बना सको। देखिए आ से हो गया अव्ययी भाव समास, बा से हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बा से हो गया बहुब्रीहि समास, ता से हो गया तत्पुरुष समास, का से हो गया कर्मधारय समास, और यहाँ पर द्वा से हो गया द्वंद्व समास। और फिर देखिए दी है, तो दी से क्या हो जाएगा, दी से हो जाएगा दिग्गु समास। आगे ध्यान दीजिए, दी से क्या हो जाएगा, तो दिग्गु समास हो जाएगा।
और उसके बाद लास्ट में लिखा है नए समास। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, मैं इसे सही कर देता हूँ। नए समास इस तरह से होता है, ठीक है, नए समास। ठीक है, तो बस इतना ही हमको पढ़ना है। और हम लोग चलिए आगे आपको डिफिनीशन बताते हैं कि बारी बारी से किसका क्या डिफिनीशन होने वाला है। तो पहला क्या है, अव्ययी भाव समास के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल ही एकदम ध्यान से सुनिएगा। अव्ययी भाव समास किसको बोलते हैं? इसमें कहा जाता है अव्ययी भाव के बारे में कि इसमें पहला पद अव्ययी भाव होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पद क्या रहेगा? अव्ययी भाव रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो पद रहेगा ना, वो या तो उपसर्ग रहेगा या तो विशेषण रहेगा। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले लगता है, ठीक है, और प्रत्यय जो होता है बाद में लगता है। तो यहाँ पर अव्यय कहने का मतलब होता है उपसर्ग या विशेषण। ठीक है, तो इसे ख्याल रखिएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में लिखा हूँ यथाक्रम, तो यथा प्लस क्रम, तो शुरू में क्या आया है? शुरू में ये उपसर्ग आया है, यानी ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, यथाशक्ति हो गया, प्रतिमा हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, अनुगमन है, अनुस्वार है, अनुरूप है। तो पहले देखिए, जब भी किसी के शुरुआत में यथा करके आ जाए, यथा करके आ जाए, या फिर प्रति करके, प्रति वर्ष, प्रति महीना, प्रतिदिन, अगर इस तरह से आता है ना, या फिर आ करके भी अगर आएगा, तो आप डायरेक्ट आप उससे पहचान सकते हो वो कौन सा समास है, तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है, याद रखिएगा। यथा यथा करके आएगा, या फिर प्रति प्रति करके आए, या फिर अनु अनु करके आए, तो ये सारा कुछ आपको समझ लेना है कि ये कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। देखिए, इसे भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, इसे नोट्स में याद रखिएगा। कभी कभी, धीरे धीरे, बार बार, ये भी अव्ययी भाव समास होता है। कई लोग यहाँ पर कमेंट में करेंगे नहीं सर ये अव्ययी भाव नहीं होगा, ये चला जाएगा द्वंद्व में। देखिए, द्वंद्व समास ये नहीं है। ठीक है, द्वंद्व समास में आगे आपको बताऊंगा कि कौन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी, धीरे धीरे, बार बार, ये सब अव्ययी भाव है। जब हम लोग द्वंद्व पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है अव्ययी भाव। उम्मीद है कि इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, बहुब्रीहि समास। ये बहुत ही मेन समास है, इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप इसका परिभाषा पर बढ़िए। परिभाषा में क्या कर रहा है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान मतलब मेन नहीं होता है उतना, ठीक है, और अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण करते हैं। ठीक है, मतलब अपना पुराना अर्थ को छोड़ देगा और कोई नया अर्थ यानी एक विशेष अर्थ धारण करेगा। तो अगर ऐसा चीज़ें अगर किसी में होता है तो समझ लीजिएगा कि वो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुब्रीहि को पहचानने के लिए देखिए क्या रूल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुब्रीहि में आपने नाम सुना होगा अनेक शब्द का एक शब्द, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, मतलब कोई एक पूरा सेंटेंस लिखा रहेगा और उस सेंटेंस के बदले में आपको अगर कुछ जवाब मिलता है, ठीक है, तो वो बहुब्रीहि में आ जाता है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या लिखा हुआ पहला, दशानन। तो दशानन को जब आप विग्रह किया करिएगा ना, मतलब दस है आनन जिसका, आनन मतलब सिर होता है, तो 10 सर किसका होता है? रावण का। तो इस तरह से आपको जवाब जब मिलने लगेगा कि 10 सर किसका होता है, तो रावण का, मतलब एक तरह से पर्यायवाची शब्द भी आप समझ सकते हो, या फिर अनेक शब्द का एक शब्द भी समझ सकते हो। तो 10 है आनन जिसका, यानी दशानन अर्थात रावण। उसी तरीके से चतुर्भुज, मतलब चतुर्भुज यानी चतुर्भुज जो चार, जिनका 4 भुजा होता है। ठीक है, यानी अर्थात विष्णु भगवान के बारे में है। त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र किन के पास होता? 3 नेत्रों वाला, मतलब भगवान शिव के बारे में। तो इस तरह से जब जवाब मिलने लगेगा तो वो बहुब्रीहि में चला जाएगा। ठीक है, चतुरानन, चतुर आनन मतलब चार है आनंद जिसका। ठीक है, मतलब बजरंगबली। आगे कह रहा है कि पंचाली, तो ये भी चला जाएगा बहुब्रीहि में। पंचानन, ठीक है, तो यहाँ पर पंचानन में हो जाएगा हनुमान जी। ठीक है, चतुरानन में नहीं, ठीक है, पंचानन में। आगे देखिए त्रिभुवन, तो ये भी चला जाएगा बहुब्रीहि में,
पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, ठीक है। नीलकंठ, कंठ है नीला कंठ है जिसका, मतलब भगवान शिव के बारे में। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, मतलब गणेश भगवान के बारे में कह रहा है। तो इस तरह से जब जवाब मिलने लगेगा तो समझ लीजिएगा कि वो कौन सा समास है, तो वो आपका बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी, ठीक है, मतलब चक्रपाणी कहने का मतलब क्या हो गया, चक्र किनके पास होता है, तो भगवान विष्णु के पास। चंद्रमौली, तो ये भगवान शिव को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा याद रखेगा। आज देखिए यहाँ पर 31, 31 कहने का मतलब होता है 30 है जो वह है, ठीक है। मतलब 31 में 30 आया है ना, तो 30 है जो वह है, तो 31 भी चला जाएगा बहुब्रीहि में। 31 ही नहीं, 21 भी जाएगा, 61 भी जाएगा, 51 भी जाएगा, 71 भी जाएगा। तो ये जो एक करने वाला जो सिस्टम जो है वो चला जाएगा बहुब्रीहि समास में, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आई होप इतना दूर तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं इतना दूर तक। अगर कोई क्वायरी वगैरह कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, हम लोग उसका हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तत्पुरुष समास में आ जाइए। तत्पुरुष समास में क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इसमें कि इसमें पूर्व पद सहायक होता है एवं उत्तर पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद कहने का मतलब होता है पहले वाला पद, और उत्तर पद कहने का मतलब होता है बाद वाला पद। तो जो पूर्व पद रहेगा वो क्या करेगा, हेल्प करने का काम करेगा, और उत्तर पद जो बाद वाला जो होगा वो आपका प्रधान होगा, सबसे प्रिंसिपल मेन वैल्यू उसी को देना है, उत्तर पद वाला यानी बाद वाला को। दोनों पद किसी ना किसी कारक चिन्ह से जुड़ा अवश्य रहेगा, ये भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है। कारक चिन्ह से जरूर जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे अगर मैं अभी अभी आपको मैं बोलूं राजपुत्र, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र। तो देखिए का विभक्ति आया ना, तो का विभक्ति कारक का ही तो है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, ठीक है, संबंध का के की। तो देखिए का आया ना यहाँ पर, तो यानी समझ लीजिएगा कि तत्पुरुष समास है, ठीक है। आगे देखिए राज रानी, मतलब राजा का रानी, ठीक है। तो यह भी आपका तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। रोगग्रस्त, मतलब रोग से ग्रस्त, ठीक है। तो यहाँ पर भी कारक चिन्ह का यूज हुआ है। उसी तरह से आपका घुड़सवार, मतलब घोड़े पर सवार, ठीक है। दीनानाथ हो गया, मनचाहा हो गया, गंगा जल हो गया। आप बीती को याद रखिएगा कि आप बीती एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसी तरह से स्वर्गवास हो गया, ऋण मुक्त हो गया, ठीक है। तो जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होगा तो वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास क्या होता है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। ये विशेष थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विशेष से, वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। विशेष से, इस तरह से विशेष से लिखाता है। अब थोड़ा सा आपको समझना, विशेषण तो आपको समझ में आता ही होगा, एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव होता है यानी विशेषण होता है। लेकिन विशेष से क्या होता है, तब विशेष उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बतलाया जाता है, ठीक है। जिसकी विशेषता बतलाया जाए, ठीक है, तो वो आपका विशेष होता है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें राम की विशेषता बतलाया जा रहा है, श्याम की विशेषता बतलाया जा रहा है, जिसका भी विशेषता बतलाया जाए तब वो आपका विशेष हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको बोलूँ नील कमल, ठीक है, तो नील कमल, देखिए इसे कैसे आप पता लगाइएगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें आप पता है, इसमें आप कैसे का जवाब मांगिएगा, ठीक है, मतलब कैसे हुआ, ठीक है। कैसे का जब आप जवाब मांगिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि नील कमल है ना, तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन करिए अपने मन में, ठीक है। नील कमल तक मतलब कमल कैसा है, तो कमल कैसा है तो नीला है। तो इस तरह से जब आपको आंसर्स मिलने लगेगा तो समझ लीजिएगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से नीलकंठ है, ठीक है, तो कंठ है, मतलब कंठ कैसा है तो नीला है।
अब आप कहिएगा सर ऊपर भी आपने तो बताया था कि बहुब्रीहि में भी होता है। हाँ, दोनों में चला जाता है, लेकिन ऑप्शंस में अगर नहीं रहेगा बहुब्रीहि, ठीक है, तो आपको कर्मधारय पर टिक मारना है। ठीक है, उसी तरह से आपका नील गाय है, तो मतलब कैसा गाय है, तो नीला गाय है। ठीक है, परमानंद, कैसा आनंद है, तो परम आनंद है। महात्मा मतलब महान आत्मा है, कैसा आत्मा है, तो महान आत्मा है। तो इस तरह से जब जवाब मिलने लगेगा ना, ठीक है, कैसे, जब आप क्वेश्चन करिएगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है, तो आपको जब जवाब मिलेगा तब वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, लेकिन बहुब्रीहि वाला में क्या होता था, उसमें आपका अनेक शब्द के एक शब्द या पर्यायवाची शब्द इस तरह से मिलेगा जवाब, तब वो बहुब्रीहि। लेकिन यहाँ पर देखिए नील कमल है, कमल कैसा है, तो नीला है। तो बिल्कुल ही आपको जब साफ साफ आपको जवाब मिल रहा था, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए लाल पीला है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। यहाँ पर लाल क्या है, विशेषण है, पीला भी क्या है, विशेषण है। जितना भी कलर का नाम रहेगा वो विशेषण का ही काम करता है। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में ही परिभाषा में ही आपको बता चुका हूँ कि इसमें एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, तो ऐसा आपका लाल पीला जो होगा वो चला जाएगा कर्मधारय समास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं द्वंद्व समास। यहाँ पर आप लोग समझिएगा द्वंद्व समास में क्या है। ठीक है, तो देखिए द्वंद्व समास में आखिर कहता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और जो द्वंद्व समास को जो पहचानने का जो रूल्स है ना, उसमें और लगा हुआ रहेगा, अथवा लगा हुआ रह सकता है, या लगा हुआ रह सकता है, या फिर एवं लगा हुआ रह सकता है। इतना सारा कुछ लगा हुआ रह सकता है उसके उदाहरण में। अगर ये सब लगा हुआ रहेगा तो समझ लीजिएगा कि वो क्या, कौन सा समास है, तो वो आपका द्वंद्व समास है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिख नहीं पाया हूँ, तो मैं आपको बोल के बताता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बोलूँ भाई बहन, इस तरह से लिखा हुआ देखिए, और ज़्यादातर ये हाइफन वाला में ही रहता है, बीच में हाइफन रहेगा। ठीक है, भाई बहन। ठीक है, अब देखिए दोनों पद क्या है, इसमें दोनों पद तो मेन है, दोनों पद प्रधान है। जब इसको आप तोड़िएगा ना, तो यानी भाई और बहन, तो और लग गया बीच में, यानी कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ गंगा यमुना, क्या लिखा हुआ है, गंगा, ऐसे हाइफन जो रहता है वो ज़्यादातर आपका द्वंद्व समास में ही होता है। लेकिन आप ये भी जांच लीजिएगा, थोड़ा सा आप निशान जांच लीजिएगा कि और अथवा या एवं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो गंगा यमुना मतलब इसका मतलब हो गया गंगा और यमुना, तो और आ गया, यानी कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। उसी तरीक़े से पाप पुण्य मतलब पाप और पुण्य, ठीक है, तो ये भी चला जाएगा द्वंद्व समास में। अगर मैं बोलूँ शुभ लाभ, ठीक है, शुभ शुभ लाभ, तो शुभ लाभ भी किस में चला जाएगा, वो द्वंद्व समास में ही चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ख्याल रखिएगा। जैसे माँ बाप हो गया, लोटा डोरी हो गया, ठीक है, आचार विचार हो गया, तो ये सारा कुछ चला जाएगा द्वंद्व समास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो अगला जो समास है वो आपका है दिग्गु समास। तो दिग्गु समास के बारे में कहा जाता है कि इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, पहला पद क्या रहेगा, संख्यावाची विशेषण होगा, और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे समझिएगा पहले इसमें, जैसे मैं आपको बोलता हूँ पंचवटी, ठीक है, पंचवटी, देखिए तो क्या पहला पद इसमें संख्यावाची आ रहा है, पंच मतलब पाँच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा दिग्गु में। अगर मैं बोलूँ चौराहा, तो चौराहा में शुरू में क्या आ गया, संख्यावाची आ गया, तो जैसे ही संख्यावाची आएगा समझ लीजिए आप क्या हो जाएगा, दिग्गु समास हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ दोपहर, ठीक है, तो दो आ गया, यानी आपका कौन संख्यावाची हो जाएगा। दुपट्टा, तो दुपट्टा भी चला जाएगा दिग्गु समास में। उसी तरह से मैं आपको बोलूँ नवग्रह, नवग्रह मतलब नवग्रह, तो ये क्या है, संख्यावाची है। तो पहला पद संख्यावाची रहेगा, दूसरा पद विशेषण रहेगा।
ठीक है, तो समझ लीजिएगा वो कौन सा समास है, तो वो आपका द्विगु समास है। ठीक है, चलिए अब लास्ट समास हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो मैंने आपको लिखा था नए समास। ठीक है, तो नए समास में देखिए, नए समास में कुछ नहीं है। ठीक है, आप आराम से इसे आप पहचान सकते हो। नए समास सबसे हल्का समास है। ठीक है, इसमें आपको देखिए कह रहा है कि जिसके प्रारंभ में क्या क्या है। देखिए, इसके शुरुआत में आ सकता है, एक सेकेंड, आ, ठीक है, आ सकता है, या फिर अन आ सकता है, अन। तो इस तरह से जब वो नेगेटिव सेंस देगा ना, तो आप समझ लीजिएगा कि वो नई समास है। जैसे अगर मैं बोलूँ अनदेखा, अनसुना, तो शुरू में क्या आ रहा है, अन आ रहा है। ठीक है, अनहित, अनबोला, अशुद्ध, अविवेक। तो ये सारा कुछ जो अगर शुरू में आएगा तो समझ लीजिएगा, ठीक है, वो कौन सा समास होगा, वो नए समास हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है आपको। तो ये आपका समास कंप्लीट हो गया है। बाकी आप बताइएगा, अगर कुछ दिक्कत वगैरह है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पूरा समास आपका कंप्लीट हो गया है। अब जाकर आप बिल्कुल ही एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम में एक बेहतर नंबर ला सकते हो। अगर इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो अब छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आप सेट लगाकर ज़रूर देख सकते हो उसका। ठीक है, अपने आप को जांच सकते हो कि मेरा नंबर हकीकत में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद आपका पता है एक ट्रिक वाला वीडियो आएगा कि कौन सरल वाक्य कौन है, संयुक्त वाक्य कौन है, मिश्र वाक्य कौन है, तो ये सारा कुछ आएगा। ठीक है, तो वाक्य से संबंधित मैं एक वीडियो लाऊंगा जो आपका ट्रिकेबल वीडियो होगा। ठीक है, इसके अलावा एक दो टॉपिक और आएगा, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बाकी चैनल को आपको क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना। बगल में बेल आइकन का निशान है तो उसे भी आपको प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन तब आपके पास जाएगा। ठीक है, और कुछ दिन में मैं लाइव क्लास भी लेने वाला हूँ, तो लाइव क्लास में तैयार रहिएगा। वो आपका दोपहर का टाइम रहेगा, करीब आपका 12 से 3 के बीच में। किसी भी टाइम में मैं आपको लाइव क्लास लूँगा। मैं आपको बता दूंगा कि कितना बजे आपको, ठीक है, लाइव क्लास आना है। तो लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि उसमें आपको मेन मेन क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।